ओके चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो बॉक्स है, कंपार्टमेंट है और जिसको हमने नाम दे दिया है सेल, ये है क्या सब। तो देखो, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर जैसे ही, सेम जैसे ही दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। तो बल्ब मतलब वो जो पूरा ऐसे गोला ऑनियन का होता है ना, ऐसे जो ऑनियन हमारा होता है, ये इसको बल्ब बोलते हैं। जो बल्ब जैसा दिखता है उसको बल्ब बोलते हैं। ओके, लेकिन ऑनियन एक्चुअली ये जो हम खाते हैं, जो राउंड होता है, वो होता कैसा है, ग्रीन ऑनियन तो देखा होगा। ओके, वो ऐसे 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 लंबे लंबे होते हैं। उसको हम यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो सिर्फ इतना जो होता है वो फिर ड्राई होके निकल जाता है, और हम जो सब्जी मंडी से लाते हैं ना, वो सिर्फ बल्ब लेके आते हैं, ये लेके नहीं आते। वो मिलता भी नहीं है, वो मिलेगा किसमें, ग्रीन ऑनियन में। ये ड्राई किए हुए में ये मिलेगा नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स और से कंपार्टमेंट, सेल इकट्ठा होके बल्ब बनाते हैं। बल्ब मतलब यहाँ पे ऑनियन बनाते हैं। वैसे ही अगर वो पहला रॉबर्ट हुक वाला जो अगर होगा सेल, वो सारे सेल इकट्ठा होके क्या बनाएंगे, एक कॉर्क बना देंगे, कॉर्क की स्लाइड बना देंगे। हमारा अगर तुमने स्लाइड लिया, ओके, तो क्या बना देगा, वो पूरा जो भी जहां से भी लिया होगा, स्किन ली है सपोज, कोई पर्टिकुलर जगह से स्किन ले ली और उसको तुमने देखा, तो सारे स्किन के जो सेल्स हैं वो वैसे ही होंगे, सेम ही होंगे। ओके, वही चीज बता रहे हैं। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will look the same regardless of the size of the onion they came from. मतलब बड़ा ऑनियन लिया हो, छोटा ऑनियन लिया हो, लेकिन सबकी साइज क्या दिखती है, सेम। ओके, अगर वो पर्टिकुलर साइज की पील भी साइज की होनी चाहिए। हाँ, फिर तुम बहुत बड़ी पील लेके आ गए और फिर तुम बोलो सर यहाँ पर तो सेल अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं है। जो साइज की पील होनी चाहिए वो साइज की हमने नहीं ली है शायद, इसलिए ऐसा है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. जितने भी organisms है, whether you take मच्छर, whether you take ant, whether you take peacock, sparrow, even human beings, okay, snake, और एकदम छोटे मतलब वायरस। तो वायरस भी कितने छोटे होते हैं। ओके, इवन वी कैन नॉट सी डायरेक्टली, हमें तो दिखते भी। अभी यहाँ पे कोई ऐसे हम रोड पे जा रहे हो, किसी ने स्नीज किया है, ओके, तो वो दिखते हैं क्या, हमें नहीं दिखते। दिखते होते तो हम बच के चले जाते, ओह यहाँ पे वायरस है, ओके, लेकिन दिखते नहीं है। ओके, सो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए। माइक्रो मतलब क्या, बहुत छोटे, और इतने छोटे कि हम एक दूसरे देख भी ना पाए, उतने छोटे उतने बैक्टीरियाज। ओके, जैसे कि दूध फट गया तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, हमें दिखता है क्या कि बैक्टीरिया है, नहीं दिखता। लेकिन उसको भी तुम पर्टिकुलर मशीन के अंदर देखो तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये देखो घूम रहे हैं बैक्टीरियाज। कितने बैक्टीरियाज होते हैं हमारे खाने के अंदर, दे आर गुड बैक्टीरियाज, हम बैक्टीरिया भी खाते हैं। एक्चुअल सेंस में देखा जाए ना तो कोई भी प्योर वेजिटेरियन है ही नहीं, कोई भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है। क्यों, इवन व्हेन वी ब्रीथ हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं। इवन व्हेन वी टॉक हम बहुत सारे माइक्रो, ये ट्रूथ है। एक्चुअल सेंस में देखा जाए, एक्चुअल सेंस में एग्जैक्ट, तो कोई 100% वेजिटेरियन नहीं है। इसीलिए पता है तुम्हें, जैन मुनियों को देखा है तुमने, वो रोड पे भी चलते हैं, तुम देखा होगा सुबह शाम, वो व्हाइट कलर के कपड़े, जूते भी नहीं पहने होते, शायद मुंडन करवाया होता है। ओके, और जो चल नहीं पाते हैं वो व्हील चेयर पे लेके जाते हैं कोई उनको। ओके, वो हमेशा ऐसे मास्क रखते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं। और ऐसा नहीं कि कोविड आया उसके बाद पहनते हैं, भाई पहले से ही मास्क पहनते हैं। क्यों पहले से मास्क पहनते हैं, क्योंकि मास्क अभी नहीं पहना और हम बातचीत कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो ऐसा समझो कि 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर गए। कितने, 1000, तो 1000 मर गए मेरी बॉडी के अंदर अभी के अभी। लेकिन अगर मास्क पहना हो तो 1000 की जगह 200 जाएंगे, तो 200 ही मरेंगे। तो ये करने से उनको क्या फायदा हुआ भाई, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं,
तुम किसी को भी हर्ट करो तो उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ता है। आएगा अभी फिजिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, जैसा एक्शन होगा वैसे रिएक्शन होगा। लॉ ऑफ कर्मा नहीं बोलते हम डे टू डे लाइफ में, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी मेहनत की होगी वैसे एग्जाम में मार्क्स आएंगे। अगर मेहनत ही नहीं की है तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, और अगर बहुत ज्यादा मेहनत की है तो फेल नहीं हो पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, पूरी रात अगर हम जगे तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली नींद आने ही वाली है, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाया तो बैठो अभी लेटरिन करने टॉयलेट में, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम इनपुट पे फोकस कर सकते हैं, आउटपुट तो होगा होगा और होगा ही। ओके, तुम बहुत ज्यादा आइसक्रीम ना खाओ और बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाई और फिर कोल्ड हो गया, वो कोल्ड तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो हो गया, बस बात खत्म। अब दवाई खाओ। कहने का मीनिंग है हमारा कंट्रोल कहां पर है, इनपुट पर, नॉट इन दी आउटपुट। तो बात दूसरी जगह चली जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो देखो वो लोग जूते भी नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि हमारे शूज की सरफेस हार्ड होती है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी यहाँ एटमॉस्फेयर में है, नीचे भी है। जैसे ही हम ऐसे पैर रखेंगे, ओके, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं, और डोंट थिंक के नहीं सर तो समझाने के लिए बहुत डिटेल, मैं जितना बोल रहा हूं ना उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करो। मैं अगर 1000 बोला ना कि मैंने ब्रीथ किया और 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, 1000 नहीं मर रहे, करोड्स ऑफ मर रहे हैं, करोड्स ऑफ, नॉट इवन 1000। मैं तो छोटा नंबर बोल रहा हूं। ओके, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है सब कुछ। ऐसे एक बार क्या ना, ऐसे एक बार हाथ घिसा, ये एक हाथ से दूसरे हाथ पे ऐसे फ्रिक्शन की, तो ये स्किन पर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना मर गए। ओके, कितने सेल्स मर गए कंटिन्यूअसली। हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन सेल बॉर्न भी होते हैं, उसकी डेथ भी होती है और रिपेयर भी होते हैं। ऑलरेडी अभी रिपेयरिंग भी चल ही रहा है, मतलब वो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है। बायोलॉजी अगर तुम घुस जाओ अंदर, बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड। ओके, सो हमारी बॉडी और सबकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। डन? ओके, चलो हाँ आगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। मतलब कि कई ऐसे हैं सिंगल सेल जो अपने आप ही जीते, अपने आप। मतलब दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर और दूसरे मल्टी सेल्यूलर। ये सब थोड़ा बहुत तो आया होगा ना 5, 6, 7 में। ओके, हाँ, अच्छा, हाँ, यस, वो बीमारियों वाला वही ना, जिसमें बहुत ज्यादा नेम्स और वो थे, प्रोटोजोआ एंड ऑल सब कुछ नाम था ना, वो सब 8th में था वायरस, प्रोटोजोआ, बायोलॉजी का फर्स्ट, यस, बायोलॉजी का वॉट एवर, नंबर तो मुझे भी याद नहीं, मैंने भी बहुत टाइम पहले 8th पढ़ाया था। वॉट एवर, ओके, जो भी हो, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि सब कुछ किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। एंड दो टाइप के सेल होते हैं, मैंने जैसे बताया, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, वो एक ही सेल से सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है मतलब सब कुछ होगा, क्या होगा, सेल फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी का। मतलब कि हम जो जो काम करते हैं ना, वो सारे काम सेल को भी करने हैं। हम क्या क्या करते हैं, सर हम खाते हैं तो सेल को भी खाना चाहिए, सेल को भी खाना चाहिए। सर हम पानी पीते हैं, वाटर, सेल को भी पानी चाहिए। सर हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, तो ये जो ब्रीथ करते हैं हम बोल रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन ब्रीथ की, वो जाता कहाँ है, ये बॉडी के जितने भी सेल है ना, वो सारे सेल के पास जाता है। तो एक्चुअली ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो तो एक्चुअली सारे सेल्स का कंबाइंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। हम बोलते हैं हम मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी तो सेल से बनी हुई है। हम जो खा रहे हैं वो सारा खाना सारे सेल्स के पास जा रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं वो सारा वाटर सारे सेल्स के पास जा रहा है। हम जो ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सारे सेल्स के पास जा रहा है। और फिर हमारी बॉडी
कि सारे सेल्स जो खाना खाया वो डाइजेस्ट करते हैं और वो कचरा निकालते हैं, सारा कचरा इकट्ठा होता है और फिर हम बोलते हैं कि हम पॉटी करके आए। तो हम जो पॉटी करके आए ना, वो एक्चुअली है क्या, ये हमारी बॉडी जो सेल से बनी हुई है, वो सेल ने सारा कचरा निकाला हुआ है। हम जो बोलते हैं कि हमने CO2 एक्सेल किया, इनहेल एंड एक्सेल, तो CO2 एक्सेल किया, आया कहां से भाई ये CO2? हमने तो O2 डाला था, तो O2 ही निकलना चाहिए, CO2 कैसे बन गया? ये CO2, ये जो प्रोसेस हम बोल रहे हैं ना कि होती है, वो सारी प्रोसेस एक सेल में भी होती है। वो सब डिटेल, बहुत डिटेल में पढ़ना है 9th में 10th में। अभी क्या समझो, 2 टाइप के सेल होते हैं, एक यूनिसेल्युलर और दूसरे मल्टीसेल्युलर। नेम के ऊपर से ही पता चल जाएगा, यूनि मतलब क्या, एक, मल्टी मतलब क्या, एक से ज्यादा। हम कौन से ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर मल्टी? मल्टी। भाई हमारे सब अलग अलग सेल है, ये मसल सेल है, ओके, ब्रेन हमारा काम कर रहा है, तो वो नर्व सेल अलग है, सबके अलग अलग सेल है, ओके। और सारे अलग अलग सेल्स हैं, उसके टाइप्स है, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। मतलब ये सपोज एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक ही सेल में वहां पे खाना भी यहीं पे जाएगा, पानी भी यहीं पे जाएगा, डाइजेशन भी यहीं पे होगा, एक्सक्रीशन भी यहीं पे होगा, सब कुछ एक ही सेल में सब कुछ हो रहा है, दूसरा कोई सेल है ही नहीं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। इसका नाम पता है क्या? यस। दूसरा कुछ नाम, पैरामीशियम, थोड़ा बहुत शायद आया हो, याद हो तो। अमोइबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। मतलब जो हम बोलते हैं ना, अगर तुम हिस्ट्री में चले जाओ, हिस्ट्री में मतलब वो वाली हिस्ट्री में नहीं, साइंस की हिस्ट्री में चले जाओ कि लाइफ की स्टार्टिंग कहां से हुई, लाइफ की स्टार्टिंग, तो भाई बिग बैंग हुआ, ये वो। अभी तो बोल रहे हैं कि बिग बैंग थियरी भी बकवास है, बकवास है मतलब झूठ है, ओके। बिग बैंग थियरी तो पता है ना, साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि एक बड़ा सा धमाका हुआ, बैंग, ओके, और धमाके से सारी सोलर सिस्टम और सारी गैलेक्सीज और वो सब आ गया, हमारा अर्थ आ गया। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर चेंजेस हुए, प्रेशर चेंजेस हुए, पानी बना, ऑक्सीजन, ये वो, और फिर लाइफ स्टार्ट हुई। और लाइफ किससे स्टार्ट हुई, सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, फिर उसमें चेंज आते 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 मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक हम आए, ओके। तो ये साइंस की हिस्ट्री है, मतलब। लेकिन अभी तो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि जो हम अभी तक मान रहे थे वो गलत है, बिग बैंग थियरी इज नॉट 100% करेक्ट, ओके। वो तो अभी रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो ये हमने देखा, आगे क्या है देखो, पढ़ते हैं। देखो ये बॉक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है बॉक्स में, सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये तो हमने पहले ही देख लिया। देन ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब पहले का मतलब उसने तो खुद ही बनाया था ना, तो मतलब पुराने जमाने वाला, ओके सर। मतलब जैसे कि टीवी होता है ना, वो क्या था, वो एक ऐड आया था, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ऐसा कुछ ऐड आया था, पता है। तो मतलब क्या था, पहले जमाने का टीवी, तो पहले जमाने का टीवी क्या था, यहाँ पे स्क्रीन है और पीछे इतना बड़ा यूनिट है, ओके। और अब कैसे स्क्रीन आ गए, अब कैसे टीवी आ गए, ये हमारे बोर्ड जैसे, ऐसे ही सिंगल फ्लैट, ओके। पहले ऐसा नहीं था, ओके, पहले डिब्बे जैसे लगते थे। मतलब पहले के जमाने का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव। तो उसका जो माइक्रोस्कोप था वो भी प्रिमिटिव था। उसके बाद ल्यूवेनहोक इन 1674, ओके, ल्यूवेनहोक, ओके, इन 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आएगा। डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मार्क में पूछा जाता है कि पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स, पॉन्ड वाटर में से लिविंग सेल्स ढूंढ निकाले, किसने, ल्यूवेनहोक ने, ओके। तो ल्यूवेनहोक ने पॉन्ड वाटर में से लिविंग सेल्स ढूंढ लिए, कब, 1674। 1665 था पहले, अब 9 इयर्स हो गए हैं, और 1674 में ल्यूवेनहोक ने भी पॉन्ड वाटर में से लिविंग सेल्स निकाल लिए हैं। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब रॉबर्ट हुक था और ये ब्राउन है, 200 साल नहीं जिया वो, ये दूसरा आदमी है, ओके, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, कब, 1831। ये सारे एक मार्क के क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। देन परकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म
प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो सेल जो है उसके अंदर थोड़ा जेली टाइप लिक्विड होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको परकिंजे, साइंटिस्ट का नाम है परकिंजे, कब किया एक्सपेरिमेंट 1839 में, उसने बोला कि उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक एक एक मार्क का साइंटिस्ट के नाम। 1665 रॉबर्ट हुक, सेल डिस्कवरी डन। 1674 ल्यूएन हुक, पॉन्ड वाटर में से लिविंग सेल निकाल लिए, डन। देन नेक्स्ट 1831 रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। एंड 1839 परकिंजे, उसने क्या किया, ये जो सेल है उसके अंदर लिक्विड होता है, न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड का उसने नाम दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। डन। एक मार्क के लिए सारे सवाल मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। ओके, द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स and animals are composed of मतलब the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is a basic unit of life was presented by two biologists। ये भी important है, दो बायोलॉजिस्ट थे जिसने सेल थियरी दी, क्या कि सब कुछ सेल से बना हुआ है और सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये कौन है, शिल्डन एंड श्वान। ओके, इन 1838 एंड 39 शिल्डन एंड श्वान ने ये बताया था, क्या, फंडामेंटल थियरी ऑफ लाइफ, और से द सेल थियरी। सेल थियरी किसने दी, शिल्डन एंड श्वान ने। द सेल थियरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय वर्कआउट इन 1855। तो जो सेल थियरी शिल्डन एंड श्वान ने दी थी उसको फर्दर और ज्यादा एक्सपांड किया और ज्यादा आगे ले गए, कौन, वर्कआउट, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किस तरीके से वो आगे ले गए, उन्होंने बोला सारे के सारे जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से आ रहे हैं, मतलब पहले कोई होगा उसमें से कोई आया हुआ है। जैसे हम लोग हैं, हम कहां से आए हैं भाई, पेरेंट में से आए। पेरेंट कहां से आए भाई, वो उनके पेरेंट में से आए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से आए, लाइक दैट। मतलब जितने सेल भी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से आए हुए हैं। ओके, ये बोला था वर्कआउट ने 1855 में। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों नाम दिया है, क्योंकि उससे इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो। उससे हम क्या देख सकते हैं, इवन हम तो एटॉम ही नहीं देख सकते, लेकिन इससे हम क्या देख सकते हैं, एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी दिखता है हमें। वो कब डिस्कवर हुआ था, 1940 में। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। तो 1940 के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सा प्रोटोप्लाज्म है, कौन से ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स मतलब उसके क्या क्या ऑर्गन्स है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो वो सब अब देख सकते हैं हम। पहले तो हम विजुअलाइज ही कर सकते थे, ऐसा होगा, न्यूक्लियस सेंटर में जो डॉट दिखता है वो न्यूक्लियस है, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस में है क्या, अब वो हम देख सकते हैं। ओके, कोई चीज हम विजुअलाइज करें और कोई चीज हम सुने और कोई चीज हम डायरेक्टली देखें, तीनों में फर्क तो है ना। मैं तुम्हें कोई मूवी की स्टोरी सुनाऊं, या फिर तुम वो मूवी खुद देखो, या फिर वो मूवी जब शूट हो रही है तब तुम देखो, तीनों चीज में फर्क है ना। ओके, भले ही सेम है लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है। अंडरस्टूड। ओके, सो ये पूरे येलो बॉक्स में से एक एक मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से लर्न कर लेना। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। फिर मैग्नीफाइंग लेंस आए जिससे मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो और ज्यादा डिटेल्ड हम देख सकते हैं सब कुछ। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो भाई अब पता चला कि एक सिंगल सेल मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी होता है, जिसको हमने नाम दिया है अमोइबा, क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो ये सारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, कैलेमेडोनास होता है या पैरामीशियम होता है या अमोइबा होता है, ये सारे क्या है, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। These organisms are called unicellular organisms. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms.
सच एज सम फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स। तो ये सब क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। डन। वहां पे एक ही सेल में सारी प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग सेल है। जैसे कि हमारी स्किन के लिए अलग सेल है, हमारे सोचने के लिए 9 सेल अलग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अलग टाइप के सेल होते हैं। सब सारी प्रोसेस के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। कहाँ पर, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेल्युलर में सब कुछ एक ही सेल में होता है, प्रोसेस भले ही बहुत सारी हो लेकिन होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में। सो एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी आया तो कहां से है, सिंगल सेल में से ही आया है। कैसे, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो जो मल्टी सेल्युलर बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, वो बहुत सारे सेल्स, वो तो अभी वर्कआउट के पहले ही, वर्कआउट नहीं उससे पहले सेल थियरी किसने वर्कआउट नहीं दी थी, करेक्ट, वर्कआउट नहीं दी थी। क्या कि कोई भी सेल कहां से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल में से आता है। ओके, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल में से आता है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कहां से आया, तो वो भी सेल में से आता है। तो मतलब कि सेल डिवाइड होते हैं। सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं, क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब कुछ हमें बायोलॉजी में 9th और 10th में देखना है। तो इसका आंसर तो दे ही दिया है, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब कि मेरी बॉडी में ऐसा समझो कि यहाँ पर स्किन पर 1 लाख सेल्स है। 1 लाख सेल्स में से मैंने ऐसे किया तो 10,000 सेल्स मर गए, किल हो गए। ओके, 1 लाख थे, उसमें से 10,000 मैंने मार दिए, बचे कितने, 90,000। 1 लाख थे, 10,000 खत्म हो गए, बचे कितने, 90,000। लेकिन मुझे जरूरत स्किन पर कितने की है, 1 लाख की। तो अब क्या होगा, 10 लाख का जो लॉस हुआ है ना, अब मैं जो खाना खाऊंगा, जो ब्रीथ करूंगा, जो पानी पीऊंगा, उससे नए सेल बनेंगे ये स्किन पर। ये स्किन पर क्या होगा, नए सेल बनेंगे। और वो जो नए सेल बनेंगे तो वो नए बने, वो पुराने थे वो क्या हो गया, वो वेस्ट। पुराने जो थे वो क्या हो गया, वेस्ट। और वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो भी बाहर निकल जाएगा और बॉडी का ऊपर का वेस्ट भी बाहर चला जाता है। ओके, समझ में आ रहा है। इसलिए शायद तुमने सुना होगा, शायद सुना हो तो, हमारी बॉडी की स्किन हर 3 मंथ में चेंज हो जाती है, स्किन चेंज हो जाती है। ओके, मतलब जो सेल से बनी हुई है ये स्किन, ये वाले सेल तो उनकी तो डेथ हो जाएगी। सेल की लाइफ हमारे जितनी लंबी नहीं होती, सेल की लाइफ छोटी होती है। ओके, तो मतलब हमारे जितनी लंबी नहीं होती, वो बनते हैं, रिपेयर भी होते हैं और उनकी डेथ भी होती है। ओके, लिविंग है वो, क्या है, लिविंग है। सो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो वर्कआउट ने बोला था वही यहाँ पर फिर से बताया कि सेल डिवाइड होगा और सारे सेल डिवाइड होके नए, मतलब उसी के जैसे नए सेल्स बनाएंगे। जैसे कि हम कोई सीड डाले, ओके, आम डाल दिया, तो जो आम डाला हुआ है, ओके, जिस आम का वो सीड है, मतलब कि एक होता है से आम से हाफूस अल्फेंसो, दूसरा होता है से केसर, तीसरा होता है से कोई भी ले लिया, बादाम। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आम है। अब अगर मैं अल्फांसो का सीड डालूंगा तो उसमें से बादाम थोड़ी निकलेगी, उसमें से तो अल्फांसो ही निकलेगा। अंडरस्टूड। बादाम का डालूंगा तो बादाम ही निकलेगा, फिर उसमें से अल्फांसो थोड़ी निकलने वाला है। मतलब जो सेल है वो उसी के जैसा, सेल डिवाइड होके भी, जैसे कि जो सीड डालेंगे, मैं अगर फ्लावर डाला, रोज का सीड डाला तो उसमें से रोज ही आएगा ना भाई, जैस्मिन का फ्लावर थोड़ी आएगा। तो सेल डिवाइड होके भी जो नई जनरेशन आएगी वो भी क्या होगी, उसी के जैसे ही बनाएगी, उसी के जैसे। मतलब वो सब चीज हम बायोलॉजी में पढ़ना नहीं बोल रहे, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, वो सब 10th में आएगा। ओके, कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहां से आई, हमारे पेरेंट्स में से आई। कौन से पेरेंट्स में से, मम्मी या पापा, दोनों में से। आधा 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 होता है। भले ही कोई बोले कि ये मम्मी पे गई है या ये पापा पे गई है, ओके, लेकिन 100% हम किसी पे नहीं जाते, ना मम्मी पे ना पापा पे, दोनों का मिक्स होता है। लेकिन तुम देखते क्या हो उसके ऊपर है, किसी का बिहेवियर फादर जैसा होता है और लुक मम्मी जैसा होता है, या फिर
लुक पापा जैसा होता है और बिहेवियर मम्मी जैसा होता है। और लुक भी ऐसा नहीं पूरा लुक, शायद बाल पापा जैसे होंगे, आंखें मम्मी जैसी होगी, नाक पापा जैसा मम्मी जैसा। नहीं बोलते कि 7 जनरेशंस तक का मेमोरी हमारी बॉडी में होता है। 7 जनरेशंस मतलब ये डॉक्टर्स, अभी साइंस इतने आगे बढ़ गई है कि डॉक्टर लोग हमारे नोज पर से सपोज एक स्किन ले ले तो वो विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारी 7th ग्रैंड पेरेंट मतलब हमारी दादी कौन सी, हमारी मम्मी की मम्मी, वो हमारी पहली दादी हुई, फिर उनकी भी मम्मी की मम्मी वो दूसरी, फिर उनकी भी मम्मी की मम्मी वो तीसरी। वैसे 7th जनरेशन पहले वो दादी का नोज कैसे था वो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे? हमारी नोज के सेल पे से। इतना मेमोरी होता है, इतना साइंस आगे बढ़ गया, इतना ज्यादा मेमोरी होता है। नहीं बोलते कि यार पता ही नहीं चल रहा ये बच्चा किसका है, बोले डीएनए चेक करवाओ ना, वो सब आएगा, डीएनए आरएनए वो सब हम देखेंगे। बोले डीएनए चेक करवाओ तो पता चल जाएगा। कि कैसे पता चलेगा? ये डीएनए और ये पर्टिकुलर पेरेंट के डीएनए मैच करेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इसका ही है। बहुत डिटेल्ड है सब कुछ, लेकिन अभी तक जो हमने समझा वो समझ में आ गया। डन। अभी तक हमने जो समझा उसमें समझने लायक तो एक सेल था, लेकिन एक एक मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो याद रखने हैं तुम्हें। डन? पक्का? ओके, तो इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।